बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको आ रही है? जी, कोई स्टूडेंट कंफर्म करेगा आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। वेरी मच। हम आज का सेशन जो है वो मिड-टर्म के जो पेपर है उसके रिव्यू से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो मिड टर्म में हमें दिया था आपको, आइडेंटिफाई कॉमन स्मार्टफोन कंपोनेंट्स। इसमें जो है आप हार्डवेयर की बात भी कर सकते हैं कि इसमें कीपैड है, टच स्क्रीन है, इसी तरीके से इसमें स्पीकर है, माइक है और इसके अंदर सर्किटरी है। इसके अलावा आप इंटरनल्स भी बता सकते थे कि इसके अंदर जो सर्किट लगे हुए हैं उसमें क्या कंपोनेंट्स हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बता सकते थे और डिफरेंट फीचर्स और सेंसर जो लगे हुए हैं उसमें उसके बारे में बता सकते थे। तो ये सवाल इतना मुश्किल नहीं था। इस जो है वो आपके लिए जो है वो जो स्मार्टफोन की वेबसाइट है वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था कि जो हेल्थ में आमतौर पे आपने देखा होगा कि अब जो कंप्यूटर हैं उनके का जो इस्तेमाल है उसको उसकी बजाय अब स्मार्टफोन्स या टैबलेट्स जो हैं इनको भी बिजनेस रन करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर। तो इसमें आप लोगों से एक ओपिनियन मांगा था कि क्या ये फिजिबल सॉल्यूशन है, तो इसका आंसर यस या नो। तो अगर आप इसको यस कहते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो आप बताएंगे कि स्मार्टफोन में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप कह रहे हैं कि जो डेस्कटॉप हैं उनको स्मार्टफोन से रिप्लेस कर दिया जाए। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, अभी चूँकि स्मार्टफोन जो हैं वो उनको चार्ज करना पड़ता है, बिजनेस एप्लीकेशंस जो हैं उनमें थोड़ा रिसोर्स हंगरी होती हैं या उनमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो स्मार्टफोन जो है वो हीटअप जल्दी हो जाते हैं, ड्रेन हो जाते हैं। तो आप फिर ये भी बता सकते हैं। तो द क्वेश्चन आंसर इज यस आर नो। तो इसमें आपका जो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपने जो आंसर दिया है, अगर यस दिया है तो क्या रीज़न दी है, और अगर नो दिया है तो क्या रीज़न दिया है। क्योंकि आप बायोमेडिकल स्टूडेंट हैं ज़्यादातर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो इस सेंस में जो है वो ये एक फ्यूचर डायरेक्शन में एक डिसीजन मेकिंग या रैशनल डिसीजन मेकिंग से लिंक एक क्वेश्चन है, या जिसका तलक प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी है कंप्यूटर्स की मदद से, या कंप्यूटर की जो एडवांसमेंट है उसकी मदद से। क्योंकि स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है और फीचर्स भी नए आ रहे हैं, जबकि जो सिस्टम है जैसे डेस्कटॉप ओल्ड जो सिस्टम है, कन्वेंशनल सिस्टम है, अब उनकी जो अवेलेबिलिटी है मार्केट में एज सच ज़्यादा नहीं है, कम लोग बना रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें हमने एक सिंपल सा आपको प्रोग्राम दे दिया था और इस प्रोग्राम में आपसे ये कहा गया था कि आप इसका एक फ्लो चार्ट बनाएं और प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लें ताकि इसमें हम जो है 3 नंबर इनपुट कर सकें और उसकी एवरेज कंप्यूट कर सकें और उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर सकें। तो इसमें कुछ स्टूडेंट ने हमसे पूछा था और कांटेक्ट किया था, तो मैंने उन्हें कहा था कि आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा वेबसाइट से, लेकिन आपको अपने हाथ से लिख के जमा करवाना है ताकि मुझे पता चले कि आपने ये खुद से किया है। इस तरीके से ये हमने एक क्विकली जो मिड टर्म है उसको रिव्यू कर लिया है और आपके फाइनल एग्जाम भी इसी महीने के एंड में या नेक्स्ट मंथ के शुरू में स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़रा थोड़ा सा स्क्वीज कर रहे हैं ये लोग। तो आपका कोर्स तकरीबन कंप्लीट है। प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी चीज़ें जो बाकी हैं मैं वो कोशिश करूँगा कि आज हम उसको कवर कर लें, और आपकी जो असाइनमेंट और क्विज़ेज़ हैं उनको हम ऑनलाइन कर देंगे इस वीक में, ताकि आप एग्ज़ाम डे से पहले पहले आप जमा करवा दें। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं होंगी। हम आप आज के लेक्चर के बाद
आज 2 सेशंस का लेक्चर होगा और लेक्चर के बाद जो है वो आपसे हम क्विज असाइनमेंट यानी जो सेशनल मार्क्स हैं उनकी डिस्कशन करेंगे। तो बेटा यहाँ आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग मिड टर्म अभी चेक हो रहे हैं, जैसे चेक हो जाएंगे तो आपको शेड्यूल दे देंगे ताकि आप उनको देख सकें अपनी मिस्टेक्स। जी एनी क्वेश्चन? ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम अब अपने सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं। और हमने कुछ लास्ट टाइम हमने वाइल जो लूप था उसको हमने वर्कआउट किया था और थोड़ा सा सीखा था। आज हम सीखेंगे फॉर लूप और फंक्शंस। तो इसके अंदर जो हम कोड यूज कर रहे होंगे ये कोड मैं आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट जो है वो साथ साथ अगर इसको हमारे क्लास के साथ साथ करना चाहें तो वो इसको कर सकें। तो ये कोड मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये कुछ सैंपल प्रोग्राम्स हैं और ये आपके साथ जो है मैंने शेयर कर दिए हैं। इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हैं उनके साथ भी हमने शेयर कर दिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लूप की। फॉर लूप को समझने से पहले थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि कुछ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो चूँकि मोबाइल फ़ोन से हैं उनके पास स्क्रीन स्मॉल होगी, वो देख सकें। ओके, जैसे कि नाम है लूप का मतलब है कि रिपीट, ठीक है। तो एक कोड ब्लॉक को हम रिपीट करना चाह रहे हैं बार बार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट हमदर्द यूनिवर्सिटी, ठीक है। मैं चाहता हूँ मैं मल्टीपल टाइम रिपीट करूँ। एक तरीका ये है कि मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ और ये अब मैं 3 दफ़ा इसको मैंने रिपीट कर लिया। तो अब मैं इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और ये प्रोग्राम जो है हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन ये कोई इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है। अगर आप एक प्रोग्राम में 10 दफ़ा हमदर्द यूनिवर्सिटी प्रिंट कर रहे हैं तो आपको 10 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। तो इसका जो हल है वो ये है कि हम एक ही लाइन लिखेंगे और फॉर लूप को यूज कर लेंगे। फॉर इन तो हमने क्या किया है, अगर आप देख इस छोटा सा जो 2 लाइनों का कोड है इसमें हमने कहा है कि जो प्रिंट कर दो इस लाइन को कितनी दफ़ा, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा इस लाइन को प्रिंट करें। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या ये इसी तरीके से कर रहा है। तो हमने इसने 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा इसको प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसको थोड़ा कम कर लूँ ताकि ये हमारी स्क्रीन में भी नज़र आ जाए। तो 5 दफ़ा जो है इसने इसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हमने एक फॉर लूप की मदद से एक कोड को, यानी ये जो कोड लिखा हुआ है इसको एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करवा के देखेंगे। अब ये मेथड थोड़ा सा रिफाइन करते हैं, इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लेते हैं मेथड को।
तो इसको रिफाइन करने का तरीका क्या है कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि इन रेंज ऑफ 5, जब मैं रेंज 5 लिखूंगा तो इससे मुराद है 0, 1, 2, 3 एंड 4, यानी टोटल 5 मेंबर्स, और रेंज स्टार्ट होती है 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं इंडेक्स को भी प्रिंट करवा लेता हूँ इसी के अंदर, ठीक है। प्रिंट इंडेक्स और उसके आगे हमदर्द यूनिवर्सिटी, वो लिखेगा 0, आगे लिखेगा हमदर्द यूनिवर्सिटी, फिर लिखेगा 1, फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी लिखेगा, फिर 2 लिखेगा, फिर हमदर्द यूनिवर्सिटी लिखेगा, फिर 3 लिखेगा, फिर 4 लिखेगा, और इस तरीके से 5 दफ़ा हमदर्द यूनिवर्सिटी लिखेगा और उसके साथ साथ इंडेक्स की वैल्यू भी लिखेगा। अब मैं दोबारा से अपना जो कोड है इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम फॉर लूप सीख रहे हैं। फॉर लूप का मकसद क्या है कि एक कोड ब्लॉक को रिपीट करना, और कोड ब्लॉक हमारा ये वाला है, ठीक है। ये वाला जो है ये हमारा कोड ब्लॉक। अभी इस कोड में एक ही स्टेटमेंट है, जो है वो एक ही लाइन है, और इसमें मल्टीपल लाइन हो सकती है। अभी हम एक और लाइन भी इसमें डाल लेंगे तो वो फिर मल्टीपल लाइन हो जाएंगे, तो उसको भी हम फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो कोड हमने लिखा है, 2 लाइनों का कोड है ये। एक लाइन जो है इसमें कमेंट है, कमेंट जो है वो स्टार्ट होता है हैश से, ठीक है, ये कमेंट लाइन। इसके बाद एक लाइन आमतौर पे हम खाली छोड़ देते हैं अगर आप, ताकि कोड रीडेबिलिटी हो, और कमेंट हमने यहाँ पे भी एक लिखा है। ये कमेंट जो है ये कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा रन करते हुए। यहाँ पे भी हमने एक कमेंट लिखा है। कमेंट की जरूरत क्यों होती है? कमेंट की जरूरत इसलिए होती है ताकि हमारा प्रोग्राम सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, थैंक यू बेटा, आपने बता दिया, क्योंकि ये लिंक रीस्टोर हुआ था तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। ओके, मैं कमेंट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि कमेंट्स जो हैं ये कोड रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, और अच्छा प्रोग्रामर, अच्छा इंजीनियर जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोडिंग करनी पड़ती है, तो वो कोडिंग करते हुए उसमें मुनासिब अप्रोप्रिएट कमेंट्स जो है वो ज़रूर लिख देता है। उससे फ़ायदा क्या होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि कोड जो है कभी कोई और इंजीनियर या कंप्यूटर साइंटिस्ट जब उसको यूज़ करेगा तो वो उसको आसानी से समझ जाएगा कि ये कोड किस चीज़ के लिए बना है। अब मैं इस कोड ब्लॉक में एक और लाइन ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, और वो लाइन में दो लाइनें ऐड करना चाहता हूँ। ओके, अब मेरा जो कोड ब्लॉक है
ये अब तीन स्टेटमेंट्स का हो चुका है, और इसमें जब वो हमदर्द यूनिवर्सिटी प्रिंट करेगा तो उसके ऊपर और नीचे भी जो है वो प्रिंट करेगा, स्टेरिक्स प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि बिल्कुल वही हुआ, या वो 0 पहली दफ़ा हमदर्द यूनिवर्सिटी प्रिंट किया, ऊपर और नीचे स्टेरिक्स प्रिंट कर रहा है, स्टेरिक्स प्रिंट कर रहा है, और साथ साथ ये एक थोड़ा सा खूबसूरती की तरफ चला है। तो फार लूप का ज़्यादातर फॉर्मेट यही यूज़ होता है जो मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें फार लूप के साथ हम कर सकते हैं ताकि हम उसको अच्छे अंदाज में सीख लें। तो अब हम उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल होगा कि स्टूडेंट्स, क्या आप इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? फार लूप की आपको समझ में आ रहा है? जी, एनी स्टूडेंट? नो, जी, किन्जा बताएंगे कि आप क्या ये प्रोग्राम कोड आपकी समझ में आ रहा है? आयशा, आप बता दें अगर आपकी समझ में आ रहा है ये कोड। यस सर, आ रहा है मुझे समझ। थैंक यू। अच्छा, मैंने आपको कुछ कोड जो है वो शेयर भी किया है, अब हम उस कोड को भी समझेंगे। उस कोड को समझने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको और इसमें बताना चाहूँगा, ताकि फिर जो है वो हम आगे बढ़े। ठीक है, जी, कौन कौन सा फ्रूट पसंद है सबको? मैंगो पसंद है, और कौन कौन? सर बनाना। एप्पल, और भी होते हैं। सो फॉर आई इन फ्रूट्स, ओके, छोटा सा एक कोड हमने लिखा है। इस कोड की 3 लाइनें हैं। इसमें हमने बताया कि जो हमारे पास फ्रूट की बास्केट है, उसके अंदर ये 3 तरह के जो फल हैं ये मौजूद हैं, और अब हम इनको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं कि पहले मैंगो डिस्प्ले होगा, फिर एप्पल डिस्प्ले होगा, फिर बनाना डिस्प्ले होगा। तो फार लूप का एक ये भी जो है वो एक इस्तेमाल हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कुछ डेटा हो, और उस डेटा को जो है वो हम यू इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हम इसमें एक कीवर्ड यूज कर लें, तो अब ये लाइन जो ऊपर आ रही है, अब ये स्ट्रेट हो जाएगी। अब इस तरीके से मैंगो, एप्पल और बनाना। तो ये भी एक फार लूप का एक जो है वो फार लूप की मदद से हम डेटा को जो डिफरेंट अरेज की सूरत में होता है, ये एक अरे है, अरे की सूरत में होता है, तो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने जो हमने छोटे से प्रोग्राम कोड लिखे हुए हैं, और उनके अंदर से हम कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके, सबसे पहला प्रोग्राम हम ये है, यहाँ हमने इसको कॉपी कर लिया है, और अब हम यहाँ इसको पेस्ट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम जो है ये यूज़र से पूछता है कि आप एक नंबर इनपुट करें, फिर हमें बताता है कि जो है वो उस नंबर की टाइप क्या है। तो ये बताता है कि इस नंबर की टाइप जब आप इनपुट करेंगे तो ये स्ट्रिंग होगी,
लेकिन अगर आप इसमें इंटीजर कीवर्ड यूज कर लें तो अब हम इसकी टाइप चेंज करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूजर जब एक इनपुट एंटर करेगा तो वो हमेशा एक स्ट्रिंग होगा। थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल में बताना चाहूंगा। आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अच्छा टूल है और आप लोगों ने इसको सीखा भी है और इसके बारे में जाना भी है। अगर मैं किसी फील्ड के ऊपर जाके उसकी प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ, फॉर्मेट सेल, तो इस प्रॉपर्टीज में अंदर मैं इसकी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस कैटेगरी में नंबर है, इस कैटेगरी में अगर आप देखें तो टेक्स्ट है। ये जो टेक्स्ट है ये स्ट्रिंग कहलाता है। और शार्ट में इसको हम str या स्ट्रिंग लिखते हैं, ये यहाँ जो टेक्स्ट है। इसी तरीके से ये जो नंबर है ये प्रोग्रामिंग में इंटीजर के तौर पे लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में int लिखते हैं। इसी तरीके से नंबर की एक और फॉर्म भी होती है जो कहलाती है फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? एक फ्रैक्शन, इसको डेसिमल भी कह सकते हैं, एक डेसिमल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो नंबर्स हैं, अगर हम नंबर्स पे कोई काम करना चाह रहे हैं तो स्ट्रिंग वैल्यू की सूरत में काम नहीं कर सकते, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इंटीजर में। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि उस वेरिएबल को, जैसे ये मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल 1, और इसको मैं लिखूंगा इंटीजर और आगे लिखूंगा वेरिएबल 1। तो इस तरीके से ये जो मेरा वेरिएबल 1 पहले मैंने इनपुट किया था और वो स्ट्रिंग था, अब वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी। तो ये मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि ये डेटा टाइप्स जो हैं इंटीजर और स्ट्रिंग, इंटीजर और स्ट्रिंग, इनके दरमियान में कन्वर्शन करनी पड़ती है। ये बहुत दफ़ा आएगी और इसकी बेसिस क्या है ये मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बता दिया। अब इसकी एक एक लाइन को देखें। पहली लाइन कहती है कि एक नंबर को इनपुट कीजिए और उस इनपुट को वो सेव कर देगी एक वेरिएबल में जो कि NUMB के नाम से। तो ये पहली लाइन है। इसके आगे कमेंट भी लिखा हुआ है, एंटर ए नंबर, और एक वैल्यू देके अगर आप 10 एंटर करें फॉर एग्जांपल। और इसी तरीके से दूसरी लाइन देखिए, प्रिंट टाइप ऑफ नंबर। अब आप बता दीजिए कि इसका डेटा टाइप क्या है, और उसने बताया कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है और ये बजाते खुद एक क्लास है। अभी क्लास आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, और क्लास जो है वो आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें सीखेंगे। अभी हमारा फोकस इसकी डेटा टाइप पे है जो कि स्ट्रिंग है, टेक्स्ट है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ताकि हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। जब इंटीजर में ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी तो इसकी जो टाइप है वो चेंज होके इंटीजर हो जाएगी, और इस तरीके से हम जो है वो इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकेंगे। तो ये इसकी इस तरीके से जो है वो कोई भी नंबर हम एंटर करें तो ये उस बताएगा कि आपने इनपुट किया था तो ये स्ट्रिंग था, लेकिन अब मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है और अब आप इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में यूज कर सकते हैं। बेटा कोई सवाल हो आप अपना हैंड रेज कीजिए ताकि हम फिर उस सवाल का आंसर दे सकें। नेक्स्ट कोड पे हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट कोड में देखिए हमने उसे कहा कि एक नंबर एंटर करें
और उस नंबर को जब हम एंटर करेंगे तो उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उस नंबर की रेंज के मुताबिक जो भी इंडेक्स वैल्यू है वो हम प्रिंट कर देंगे। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हैं 5। अब क्या होगा, 5 पहले कन्वर्ट होगी इंटीजर में, इंटीजर से इसके बाद 0 1 2 3 4, 5 से एक वैल्यू कम होगी 0 से लेके 4 तक, तो ये प्रिंट करेगा 0 से लेके 4 तक। 0 1 2 3 4। अगर मैं इसमें लिख दूं कि एक लाइन में प्रिंट करो, तो फिर आप एक लाइन में प्रिंट करें। जीरो 1 2 3 4। कोई और वैल्यू प्रिंट करते हैं, लेट्स से 10, तो ये प्रिंट कर रहा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 10 वैल्यूज प्रिंट कर रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0 से। आपका कोई सवाल है यहाँ पे? अगर आप कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एक दफ़ा और रन कर लेते हैं इसको, और अब यहाँ पे 20 लिख देते हैं। तो अब आप देखिए 0 से लेके 9, तो अब हम 20 टाइम्स जो है इसको हमने एग्जीक्यूट किया। अब हम नेक्स्ट कोड पे चलते हैं, इसी में हमने आउटपुट भी बता दी है। अब हम प्रिंट करने जा रहे हैं स्टैटिक्स। ठीक है, कितनी दफ़ा प्रिंट करेंगे, जितनी दफ़ा हम यूज़र में बताएगा। 10 टाइम प्रिंट कर दिया। और अगर हम चाहें कि एक लाइन में प्रिंट करना है, तो एक लाइन में प्रिंट कर देते हैं 10 स्टैटिक्स। अब देखें ना, इसमें काउंटिंग नहीं है। काउंटिंग से बुला दिए कि ये नहीं है 0 1 0 9 तक, अब ये स्टैटिक प्रिंट कर रहा है बस, दैट्स इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टैटिक्स प्रिंट। और अगर मैं इसे कहता हूँ कि 7 प्रिंट कर दूँ, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 स्टैटिक्स प्रिंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसमें चेंजेस करके देख सकते हैं और भी कुछ चीज़ें करके देख सकते हैं। या स्टैटिक की बजाय अगर आप कुछ और वैल्यू डालना चाहें, फॉर एग्जांपल एक डॉलर साइन है, 9 दफ़ा प्रिंट हो गया डॉलर साइन। इसी तरीके से अगर आप इसमें प्रिंट करवाना चाह रहे हैं परसेंटेज साइन 4 टाइम्स, तो ये 4 टाइम्स परसेंटेज साइन। तो ये एक छोटा सा कोड है जो हमने बुक से आपके लिए दिया। बुक में थोड़े से क्वेश्चन कोड को थोड़ा सा चेंज भी करना पड़ सकता है आपको। थोड़ा सा पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंज जो है आपने करनी है। ओके, 2 लूप्स, यानी एक लूप एंड विद इन दैट अनदर लूप, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। ओके, जब आपके पास नेस्टेड लूप्स आ जाते हैं, यानी लूप के अंदर लूप आ जाता है, तो ये कहलाता है नेस्टेड लूप। ओके, और इसको नेस्टेड भी कहते हैं, इनर भी कहते हैं कि एक, और इसको आउटर लूप भी कहते हैं। ये आउटर लूप है। ओके, एंटर ए नंबर, लेट मी एंटर 3। सो व्हाट इट डज, इसने पहले एक स्टैटिक प्रिंट किया, फिर दूसरी लाइन पे 2 स्टैटिक प्रिंट किए, फिर तीसरी लाइन पे 3 स्टैटिक प्रिंट। कोई और वैल्यू इसमें डाल के देखते हैं। अब देखिए, इसने पहली लाइन पे 1 स्टैटिक, और दूसरी लाइन पे 2 स्टैटिक, तीसरी लाइन पे 3 स्टैटिक, चौथी लाइन पे 4 स्टैटिक, और 5वीं लाइन पे 5।
अब हम प्रोग्राम को देखते हैं थोड़ा सा कि प्रोग्राम में क्या हो रहा है। सबसे पहले यूजर ने इनपुट किया और उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और उसके बाद उसकी रेंज निकाली और रेंज निकालने के बाद अब ये आउटर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। अब आउटर लूप में पहली वैल्यू 0 जाएगी क्योंकि ये रेंज हमने 5 दिया था। अगर थोड़ी देर के लिए सोचें, यहाँ पे हमने 5 दिया था, तो आउटर लूप में सबसे पहले 0 यानी पहली दफा 0 एंटर, उसके बाद अंदर चला जाएगा और एक इंडेक्स 2 है, उसकी रेंज क्या है, ये स्टार्टिंग वैल्यू है रेंज की, 1 से स्टार्ट करेंगे और इंडेक्स में 2 ऐड कर देंगे। तो स्टार्टिंग वैल्यू तो सेम रहेगी, कांस्टेंट है। इंडेक्स वैल्यू अब 0 है, तो 0 + 2 यहाँ पे 1 से 2 तक एक दफा प्रिंट करेगा। 1 से 2 तक एक ही वैल्यू आती है, 1 से 2 तक एक ही वैल्यू आती है। प्रिंट करने के बाद एक लाइन प्रिंट करेगा और लाइन प्रिंट करने के बाद दोबारा से आएगा। अब दोबारा जो वैल्यू होगी वो 1 के बाद 0 के बाद 1 होगी और 1 के बाद ये एंटर होगा। तो अब इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 और 1 + 2 1 और 3 होगा। तो 1 और 3 के दरमियान 2 नंबर आते हैं, तो ये 2 लाइनें 2 दफा स्टैटिक को लिखें। इसके बाद प्रिंट आएगा, प्रिंट के बाद एक और लाइन चली जाएगी, आगे वाली लाइन में आके फिर 3 को प्रिंट करेगा और फिर आगे इस तरीके से ये चलता चला जाएगा ये लूप। ठीक है, तो इस तरीके से ये लूप जो है ये आगे बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा सा इसको मजीद अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर हम यहाँ पे स्टैटिक डिस्प्ले करने से पहले जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करवाएं। अब देखें, इसमें इंडेक्स 1 की वैल्यू भी डिस्प्ले होगी और इंडेक्स 2 की वैल्यू भी डिस्प्ले होगी। 1 मिनट दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या, अच्छा मेरी क्लास है, अगर मैं आपको थोड़ी देर में कॉल कर लूँ तो ओके, अल्लाह हाफिज़। अब ये इंडेक्स की वैल्यू भी डिस्प्ले करेगा ताकि हमें पता चल जाए कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, इंडेक्स 1 भी डिस्प्ले करेगा, इंडेक्स 2 भी डिस्प्ले करेगा और उसके बाद स्टैटिक डिस्प्ले करेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर, अब मैं इसमें एक छोटी वैल्यू डालता हूँ, 4 डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने 4 वैल्यू इसमें डाली है, तो आप देखिए कि क्या हो क्या रहेगा। जो पहली दफा लूप आएगा तो इंडेक्स 1 की वैल्यू 0 होगी, इंडेक्स 2 की वैल्यू 1 होगी और ये एक स्टैटिक प्रिंट। फिर इंडेक्स जो 1 है उसकी वैल्यू 1 होगी और इसी तरीके से इंडेक्स 2 जो है उसकी वैल्यू भी 1 होगी और ये आगे फिर इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंडेक्स 2 की वैल्यू इंडेक्स 1 की वैल्यू 2 होगी, फिर इंडेक्स 1 की वैल्यू 3 होगी। तो ये जो है ये इंडेक्स 2 की वैल्यू है, 1 है और चूंकि हमने प्रिंट कहा है ना उसको, तो वो इस लूप में 2 दफा एग्जीक्यूट होगा, 2 है और इसी तरीके से आगे और आगे और आगे ये प्रिंट किए जा रहा है। क्योंकि ये मल्टीपल टाइम प्रिंट कर रहे हैं इसलिए ये इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 की वैल्यू लिख रहा है। ये इंडेक्स 1 की वैल्यू है, ये इंडेक्स 2 की वैल्यू है, ये इंडेक्स 1 की वैल्यू है, ये इंडेक्स 2 की वैल्यू है, ये इंडेक्स 1 की वैल्यू है, ये इंडेक्स 2 की वैल्यू है। तो इस तरीके से ये एक लाइन ये हमें बताता चला जा रहा है कि किस किस तरीके से मैं ये हर स्टैटिक जो है वो प्रिंट कर रहा हूँ। जैसे ये स्टैटिक है, इस स्टैटिक को प्रिंट करने के लिए इंडेक्स 1 की वैल्यू 1 है और इंडेक्स 2 की वैल्यू 1। आगे वाले स्टैटिक को प्रिंट करने के लिए इंडेक्स 1 की वैल्यू 1 है और इंडेक्स 2 की वैल्यू 2 है और इसी तरीके से ये वाला जो है इसमें देखें कि इंडेक्स 1 की वैल्यू 3 है और इंडेक्स 2 की वैल्यू 3 है। कॉम्प्लिकेटेड लूप है क्योंकि हमने इसको इसकी इनर्स को आउट किया है, यानी इसके जो इंटरनल्स हैं उनको हमने बाहर करके बताया है। और ये लूप्स ही आमतौर पे यूज होते हैं अगर हम टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, तो ये बड़ी आसानी से हम इन लूप्स की मदद से बना सकते हैं। तो लूप नेस्टिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है और इसको प्लान करने के लिए हमें एरर एंड ट्रायल भी करना पड़ता है, अपने लॉजिक को बहुत अच्छे अंदाज में वर्कआउट करना पड़ता है।
ये कोड आपके पास मौजूद है, आप चाहे तो इस कोड को जो है वो एक अच्छे अंदाज में अपने पास कॉपी पेस्ट करके और थोड़ी मेहनत के साथ उसमें चेंजेस करके देख सकते। लूप का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, अगरचे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बुनियादी इंट्रोडक्शन के तौर पे। एनी क्वेश्चन इन फॉर लूप? जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन इन फॉर लूप? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन देन वी गो अहेड, और हम अब जो बात करेंगे वो फंक्शन की करेंगे। और फंक्शन, चूंकि अब इस सेशन में बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है, तकरीबन 3 मिनट रह गए हैं, तो हम जो फंक्शंस हैं किस तरीके से हम एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसको हम यूज करते हैं, इसको हम जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें हम सीखेंगे। हमारा नेक्स्ट सेशन तकरीबन 10 मिनट के बाद होगा, तो 10 मिनट के बाद फिर आप स्टूडेंट से मुलाकात होती है। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।